रिकॉर्डिंग स्टार्ट। थर्ड पॉइंट से चलो स्टार्ट करते हैं वापस। हाँ, हेलो, वॉइस आ रही है ना पहले तो? हाँ आ रही है, आ रही है। शुक्र है, चलो ठीक है। अब आगे थर्ड पॉइंट क्या है? एन ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। कि क्या है? ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, क्योंकि हम ऑडिट के मतलब इस पर्सपेक्टिव से नहीं जा रहे कि हम पूरी डिटेल चेकिंग करेंगे। हम उसके मतलब ऐसे, और ये हमारा माइंड भी नहीं है कि हम खाली एलिज रॉन्ग डूइंग मतलब ये करने जा रहे हैं कि वो गलत किया होगा, उन्होंने काम ये गलत किया होगा। हमें इस माइंड से नहीं जा रहे, हम एनालिटिकल माइंड से जा रहे हैं कि वहाँ हमें अपनी शक्ति नहीं मतलब ये देखना है कि हाँ, ये तो लगाना कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये एक्सपेंडिचर हुआ तो मतलब डेली क्यों नहीं आ रहा, मतलब जैसे अगर कोई डेली एक्सपेंडिचर है वो क्यों नहीं आ रहा। तो हमें ये माइंड तो लगाना कि वो क्यों नहीं आ रहा, लेकिन ये भी नहीं लगाना कि ये गलत होगा, ये अमाउंट गलत होगी। ऐसे माइंड से नहीं जाना, हमें ये चलना है ये क्यों नहीं आया, चलो ये ठीक है, ये अमाउंट गलत है, इस परस्पेक्टिव से नहीं जाना या ये फ्रॉड का रखा होगा यहाँ पे इन्होंने, मतलब रिस्की एरिया हो सकता है, लेकिन ये नहीं जाना कि तुमने फ्रॉड का रखा होगा सीधा ही तुम, मतलब वो उस केस की बात कर रहा है। अकॉर्डिंगली द ऑडिटर इज नॉट गिवन स्पेसिफिक पावर्स, लीगल पावर्स सच एज पावर ऑफ सर्च और नेसेसरी फॉर द इन्वेस्टिगेशन। मतलब इन्वेस्टिगेशन में हमें पावर्स मिल सकती है कि हम जो जिसमें हम इन्वेस्टिगेट करें तो वहां से हम कोई भी डॉक्यूमेंट उठा सकते हैं, लेकिन ऑडिट में भी कई बार ये लिमिटेशन हो सकती है कि हम मैनेजमेंट की मतलब वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड ना करें हमें, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में उन्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये है, एक बार ये कर लेना, ये केस रीड कर लेना। और ये भी केस में ना यहाँ से आ जाता है कि ऑडिटर इज एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू वेदर इज रॉन्ग डूइंग, करेक्ट इनकरेक्ट। तो ये वाला पॉइंट करेक्ट इनकरेक्ट के लिए मार्क करके चलना है, ये वाला यहाँ से बन जाता है ये वाला। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट, टाइमलीनेस ऑफ एफआर एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट और कॉस्ट। द मैटर और डिफिकल्टी टाइम कॉस्ट इन्वॉल्व दैट इज नॉट वैलिड बेसिस फॉर ऑडिटर टू ओमिट एन ऑडिट प्रोसीजर वेयर देयर इज नो अल्टरनेटिव। अब देखो क्या लिख रखा है, द मैटर और ऑफ डिफिकल्टी, डिफिकल्टी है टाइम का है या कॉस्ट का। लेकिन अगर तुमने ऑडिट उठा लिया है ना, मतलब किसी फर्म क्लाइंट का ऑडिट तुम्हें वो ले लिया है, तो उसका तुम्हारा ये नहीं होगा कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है या तुम्हें कॉस्ट कम मिल रही है वहां से, मतलब या तुम्हें कॉस्ट ज्यादा इंकर करनी पड़ रही है अब, या तुम्हें डिफिकल्टी हो रही है यहाँ पे। एक बार जो प्री डिसाइड हो गया कि तुमने करना है तो वो तुमने करना ही है, चाहे तुम्हें कितनी डिफिकल्टी आ रही हो, तो तुम्हें उसको मतलब ऑडिट को मतलब जितनी मतलब टाइम पे अपनी रिपोर्ट इश्यू करना मतलब वहाँ करना ही पड़ेगा। अदर मतलब ये मतलब उस चीज को छोड़ के अगर मान लो मैनेजमेंट ही अगर तुम्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी, उसके केस में मतलब रिपोर्ट मतलब थोड़ी डिले हो सकती है, लेकिन अदरवाइज तुम्हें टाइमली अपना वो करना पड़ेगा। मतलब तुम्हारा ये कोई वैलिड बेसिस ग्राउंड नहीं है कि तुम ये कह रहे हो कि डिफिकल्ट हो रहा है, हमें टाइम लग रहा है या कॉस्ट लग रही है हमें, या अगर हम कोई क्योंकि हम अल्टरनेट भी नहीं अप्लाई कर पा रहे, तो उसका ये नहीं है। तो इस केस में मतलब ये तुम ये भी क्या बन सकता है, ये करेक्ट इनकरेक्ट बन सकता है ये वाला भी, कि क्या ये वैलिड रीजन है कि नहीं है ये वाला। तभी मैंने कहा था ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो करेक्ट इनकरेक्ट, दो करेक्ट इनकरेक्ट यही से बन गया, अभी तक मैंने ऊपर से कोई इतना नहीं बताया तुम्हें। अब आगे क्या, अप्रोप्रिएट प्लानिंग असिस्ट इन मेकिंग सफिशिएंट टाइम एंड रिसोर्सेज अवेलेबल। तभी हम इसके लिए क्या बना के चलते हैं, ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटेजी, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। प्लानिंग स्ट्रेटेजी, प्रोग्राम बनाएंगे, डॉक्यूमेंट, ये तीन चीजें हम करके चलेंगे। प्लानिंग हमें प्रॉपर करनी चाहिए ताकि हम जो हमारी टीम को डिप्लॉय करेंगे वहां पे तो वो प्रॉपर हो, रिसोर्सेज वगैरह प्रॉपर हो, टाइम एलोकेशन हम प्रॉपर करके चलेंगे अपनी। तो उस चीज के हिसाब से कह रहा है, notwithstanding in the relevance of the information, thereby its value tending to diminish over time, there is balance to be struck between the reliability of information and discourse। तो मतलब इसका इतनी है, तुम इसका ना तो ऊपर वाला ये करके चलना यहाँ तक का, ये आगे करके जो तुम्हें बस इतना बहुत है इसके केस में। और ये तुम्हारा रेलेवेंट भी बन जाएगा इतना तो, कि मतलब ये तुम्हारा वैलिड बेसिस ये क्या, टाइम कॉस्ट और डिफिकल्टी, ऐसे याद करके चलना। क्या, डीटीसी, डीटीसी इज नॉट अ वैलिड बेसिस टू ऑडिटर टू ओमिट द ऑडिट प्रोसीजर। मतलब ये नहीं है कि वो ऑडिट प्रोसीजर ही लगाना छोड़ दे, याद रखना मतलब ये वाला थोड़ा सा। लास्ट पॉइंट, अदर मैटर दैट अफेक्ट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट। अब ये ध्यान रखना, क्या अफेक्ट दैट अफेक्ट द लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। स्पेसिफिकली ये भी पूछ सकता है कि क्या अफेक्ट करता है लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट को, तो वहां पे फिर सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन मत करके आना, लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट को क्या इफेक्ट करता है उसके केस में अदर्स मैटर आएंगे, ऊपर वाले नहीं आएंगे। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऊपर, ये क्या है, इनको लिमिटेशंस को अफेक्ट कर रहा है। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना क्या पूछ रखा है वहां पे। इन केस ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट मैटर, लिमिटेशंस ऑन ऑडिटर एबिलिटी टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट आर पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट। ये मतलब जैसे हमें जहाँ पे हमें जैसे एमएमएस है डिटेक्ट को करना, वहाँ पे हमारा क्या पता डिफिकल्ट हो सकता है कि हम क्या पता वो सिग्निफिकेंट एरिया हो सकता है कि हम पर्टिकुलरली कोई एरिया। सच एजर्शन और सब्जेक्ट मैटर इंक्लूड, अब क्या कर सकता है कि जहाँ हमें लिमिटेशन हो सकती है,
क्या एक तो फ्रॉड हो गया, ये फ्रॉड इन्वॉल्विंग मतलब क्या, पर्टिकुलरली लिख रखा है, पर्टिकुलरली फ्रॉड इन्वॉल्विंग सीनियर मैनेजमेंट। अगर मान लो सीनियर मैनेजमेंट ही, अगर कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट ही अगर फ्रॉड कर रही है, तो ऑडिटर को कैसे मतलब लग सकता है कि मतलब अगर कोई सीनियर मैनेजमेंट कर रही है तो वो तो अच्छी तरीके से कंसाइल करके जाएगी उसको, कोई ऐसे नहीं है कि मतलब कोई गलतियां छोड़ देगी, मतलब वो एंट्री वगैरह प्रॉपर चेक करके चलेगी। तो इसलिए लिखते हैं अगर सीनियर मैनेजमेंट का फ्रॉड है तो मतलब वहाँ पे भी आ जाएगा ये केस। अब क्या, एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन। अब इस केस में क्या होता है कि जैसे एज तुमने 18 पढ़ा हुआ कि आरपीटी और ये मतलब क्या चीजें होती है, तो अब ये तो डिस्क्लोज करना फर्म की रिक्वायरमेंट होती है, या तो ऑडिटर को ये पूछना, ऑडिटर की रिक्वायरमेंट होती है कि तुम्हारी आरपीटी कौन है, मतलब आरपी कौन है, आर या फिर आरपीआर या आरपीटी किसका मतलब रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप, या आरपीटी मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। वो तो मैनेजमेंट ही बताएगी कि मेरी रिलेटेड पार्टी कौन है, ऑडिटर को कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे एक लिमिटेशन आ सकते हैं ऑडिट के लिए, कि वो क्या पता है यहाँ पे मटेरियल में स्टेटमेंट को डिटेक्ट ना कर पाए, कि जैसे अगर हमें रिलेटेड पार्टी के साथ कोई हमने ज्यादा अमाउंट की डील कर ली, ताकि उसको बेनिफिट हो गया हमारा क्लाइंट वगैरह से, जैसे कोई हमारा रिलेटेड पार्टी थी, मतलब कोई हमारे कोई मतलब कोई एंटिटी ऐसी थी कि जिसमें हम खाली ये चीज करने के लिए करते हैं फ्रॉड वगैरह, इस पर्पज के लिए, ये ट्रांजेक्शन को इधर से उधर घुमाने के लिए, तो ये पर्सपेक्टिव आ गया उसका। थर्ड, अकरेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। अब मान लो कोई अदर लॉज एंड रेगुलेशन के साथ अगर वो कंप्लायंस नहीं कर रहे, तो ऑडिटर को ये तो नहीं है कि मतलब हर लॉ की नॉलेज हो, ये जैसे एक ऐसे में भी होता है कि ऐसे हमें को प्रॉपर ऐसे का क्या नहीं है कि ऐसे कौन सा था, 400 ये था मेरे ख्याल से, कि वहाँ पे होता है कि ऐसे नहीं 400 नहीं, 260 था, 260 या 265, कि वहाँ पे ऑडिटर की होती है कि मतलब हर लॉ की रिक्वायरमेंट की नहीं होती कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की ऑडिटर हर लॉ को कंप्लाई करे, मतलब अगर जो से मतलब रेलेवेंट अप्लाई हो रहे हैं वो तो उसे पता होने चाहिए, लेकिन जो से अप्लाई मतलब इतने नहीं हो रहे हैं कि जैसे अगर कोई नहीं हो रहा तो उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है उसको, कि नॉन कम्प्लायंस उसका, अब उसको कैसे ऐसी डिटेल चेकिंग थोड़ी ना करने जा रहे हैं हम, इन्वेस्टिगेशन थोड़ी ना कर रहे हैं हम। तो लास्ट क्या, फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशन दैट में कास्ट सीज टू गोइंग कंसर्न। अगर गोइंग कंसर्न पे कोई इफेक्ट आ रहा है, जैसे हम पढ़ेंगे ऐसे 5, कौन सा बताओ गोइंग कंसर्न का, पता है किसी को ऐसे जिसने कर दिया अभी तक? ऐसे 570 ऐसे 570। करेक्ट, एस से 570 ऑफ गोइंग कंसर्न, कि वहाँ पे मतलब ये हो सकता है कि जैसे गोइंग कंसर्न का आ रहा है तो वहाँ पे हमें चेक करने है कि अगर एंटिटी पे क्या गोइंग कंसर्न आ रहा है, हम ऑडिट रिपोर्ट में अपना ये इशू डालेंगे कि गोइंग कंसर्न आ रहा है, तो उस बेसिस पे बैलेंस शीट वगैरह जैसे अगर वो प्रॉपर है, वो बनी हुई है कि नहीं बनी हुई, तो वहाँ पे हम चेक करेंगे। लेकिन अगर मान लो कोई एंटिटी को मतलब कि सीनियर मैनेजमेंट या एंटिटी को ही पता है कि खाली कि हमारी मतलब गोइंग कंसर्न पे इफेक्ट आ रहा है, ऑडिटर को सामने से देखने पे ऐसा नहीं लग रहा कि उसे कोई इफेक्ट आ रहा है, तो ये तो एंटिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऑडिटर को बता दे कि हम जैसे ये हमारा क्या गोइंग कंसर्न पे हम जैसे बिजनेस को अपने बंद कर रहे हैं, तो वहाँ पे इफेक्ट आ सकता है फ्यूचर पे, क्योंकि बैलेंस शीट को फिर चेंज आएगा ना, कि बैलेंस शीट हम रिलाइजेबल वैल्यूज पे बनाएंगे अपनी सारी, बैलेंस शीट जो भी लास्ट बनेगी, तो ये केस हो गया। चलो अपना मेन केस तो डन हो गया। और कितना टाइम, 10:15 हमने स्टार्ट किया था 52 पे, 19 मिनट में, चलो हमने दो 19, हाँ नहीं 25 मिनट हो गए, 25 से भी 4-5 मिनट कम। एक ये देखो, ये रहा, ये ध्यान से अपना करके चलना, ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाला क्या लिख रखा है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस का आ गया, चलो इसमें तो फ्री फ्रॉम नहीं कर सकते, एडवाइस करेंगे, नेचर ऑफ एफआर कोई, ये देखो 2 क्वेश्चन बन गए इस पे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा बहुत, अब इसके लिए मैं ऊपर बता देता हूँ कि कौन सा रेलेवेंट करना तुमने। अब इतना मतलब वो डीप में मत जाना कि अगर सारी चीजें कवर करने लगोगे फिर ऑडिट में कुछ ना कुछ छोड़ के आओगे। नथिंग, देखो मैं अपने नोट्स में भी खोल लेता हूँ, उसमें से थोड़ा तुम्हें जल्दी से बता देता हूँ। मैंने इसको शॉर्ट वे में लिख रखा था इसको नोट्स पे अपने। एक सेकंड, नेचर ऑफ वाला कहाँ के, ये रहा इम्पोर्टेंट वाला, बता देता हूँ तुम्हें कौन सा है थोड़ा। एक तो ऑडिटिंग एंड लोन, ये वाला थोड़ा पढ़ लेना बस खाली, ये वाला बस, इसके नोट्स अगर थोड़े पॉइंट्स निकाले ना अगर कोई आए तो तुम्हें क्या लिखना है, बाकी तुम अपनी जनरल नॉलेज के हिसाब से लिख सकते हो, क्योंकि जनरल के हिसाब से इतना वो नहीं होता। एक ये वाला पॉइंट, द डिसिप्लिन ऑफ बिहेवियरल साइंस इज क्लोजली लिंक्ड विद सब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, इसका तुम कर लोगे, यहाँ तक कर लेना बहुत है, ये वाला इतना बहुत है इसके लिए।
बाकी अपने खुद कर सकते हो डाटा प्रोसेसिंग, चलो ये बहुत है इतना। अब देखो बाद में क्या लिख रखा है, वन टीम मेंबर और डिफरेंशियल वाज व्यू देयर रोल मेंबर डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग की में पूछ लिया। डाटा प्रोसेसिंग को जैसे तुम ऑडिट ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट पढ़ोगे चैप्टर, तो वहां से तुम इसको लिंक करके तो बढ़िया से एक्सप्लेन कर सकते हैं वहाँ पे कि हम जैसे उसको कह सकते हैं डाटा मतलब टाइम के हमारा हो सकता है, डाटा को मिल सकता है अगर हम प्रॉपर मैनेज करके चले। लार्ज वॉल्यूम डाटा तुम जैसे वहाँ पे ये होता है कि एडवांटेजेस वगैरह तुम उसको एक्सप्लेन फीचर्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। ऐसे तुम्हारा लॉजिक वो होता है। एफएम हो गया प्रोडक्शन, थोड़ा और इम्पोर्टेंट बताया। डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग वाला ही थोड़ा बहुत कर लेना, जैसे ये वाला है ना, इसके इसमें क्या बताते हैं तुम थोड़ा। मैनी ऑर्गेनाइजेशन कैरिंग आउट ठीक है। चलो ये ना तुम ऑटोमेटेड वाले में करना है, इतना और भी है, चलो इसको स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। ये तुम्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तुमने जैसे लेक्चर वगैरह लगा रखा हो इसको रीड वगैरह, मतलब इस पेपर में इससे नहीं पूछेंगे तुम्हें। अब मैं थोड़ा इसमें से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट देख लेता हूँ। ठीक है। रोल ऑफ ऑडिट एश्योरेंस बोर्ड, एक तुम ये देख के जाना, ये वाले। देखो क्या होता है, एसएस किस पे अप्लाई होते हैं, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे। और एसआरएस किस पे होते हैं, हिस्टोरिकल ऑन, देखो क्या लिख रखा है, एक ऑन ऑडिट, ऑन रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल, इन दो में ये डिफरेंस होता है एसआरई और एसएस में। एक ऑडिट के लिए होता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बताना क्या मीनिंग होता है। जो हो चुका है, जो ऑलरेडी बन चुके हैं। कोई और कुछ कहना चाहता हो इस पे। हाँ चलो, किसी को नई टिप्पणी करनी तो सही कहा मोदित ने बिल्कुल। ये ऐसे मतलब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो हो चुके हैं, मतलब जो ईयर अभी तक हो चुके हैं हमारे प्रीवियस ईयर हो गए, जैसे हम और जैसे क्या लिख रखे हैं, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल हिस्टोरिकल फाइनेंशियल, जैसे हम करंट ईयर कौन से में बैठे हैं, अब प्रीवियस ईयर 2021-22 में बैठे हैं, जैसे वो चल रहा है। तो हम ऑडिट अब किसकी करेंगे, 2021 की अब ऑडिट। इंटरिम जैसे वो होगी वो तो आगे आ जाएगी कि हम जैसे वो एस हो गए, एस हो गए, हम किसकी ऑडिट कर रहे हैं, इंटरिम हो गए, तो वो भी हिस्टोरिकल ही होगी, मतलब वो पीरियड गुजर चुका है, मतलब पहले ही वो पीरियड हो चुका है। और एसआरई होगी, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिव्यू हो गया। जैसे हम ऑडिट जैसे रिव्यू हो गया कि अब एग्जांपल दो, जैसे जैसे इंटरिम वगैरह की मैं बात कर रहा था ना, वहाँ पे जैसे एक सेकंड, ये कौन गुनगुना रहा है, ये गुनगुनाने वाला शख्स थोड़ी देर, हाँ हाँ। अ, एक सेकंड को थोड़ा पानी पी लूँ मैं एक बार, एक सेकंड बस। हाँ, जैसे अब ऑडिट, जैसे ऑडिट होती है, जैसे कोई क्वार्टरली होगी तो वहाँ पे इंटरिम ऑडिट या जैसे रिव्यू करवाना अपने इंटरिम रिजल्ट को कंपलसरी होता है, तो वहाँ पे मैं जैसे अगर रिव्यू करवा रहे हैं तो उस पर क्या एसआरईज अप्लाई होंगे, ना कि एसएस। मतलब हिस्टोरिकल में जैसे मैं क्वार्टरली की बात करूँ, जैसे क्वार्टर 3 की ऑडिट के लिए, मतलब हम उसकी रिव्यू के लिए हमने अपॉइंट किया मतलब किसी पर्सन को, तो उस पर एसआरई अप्लाई होंगे। अगर मान लो हमने क्वार्टर 3 की ऑडिट के लिए अप्लाई किया है, मान लो इंटरिम ऑडिट होगी, तो उसके केस में क्या होंगे, एसएस अप्लाई हो जाएंगे। और अब ऐसे ही किस्म होते हैं अप्लाई इंश्योरेंस एंगेजमेंट, डीलिंग विद सब्जेक्ट मैटर अदर देन द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जब क्या हमें एसेज मतलब एश्योरेंस में एक तरीके से वही होता है कि हम अपने जैसे अपना एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि रीजनेबल होगी या मॉडरेट होगी, तो वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन अब वो किस पे होता है, लेकिन अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे, मतलब इनको छोड़ के। अब अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या क्या कवर होता है, कोई किसको पता है। कोई बताना चाहेगा थोड़े बहुत अपनी टिप्पणी इस पे। हेलो। मैंने तो पढ़ा नहीं है इसलिए पता ही नहीं। ऑडिट तुमने भी स्टार्ट नहीं किया।
नहीं, ऐसे तो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत किया, सर ने ऐसे वगैरह ऐसे ही करवाया, अभी तो याद भी नहीं है कुछ भी। मेरे को लग रहा है अच्छा। थर्ड पार्टी वगैरह की बात हो रही है यहाँ पे, अदर देन कंपनी हाँ, का इनसाइड मैनेजमेंट। क्या क्या? मतलब मैनेजमेंट को छोड़ के अलग जो है, थर्ड पार्टी और मैंने बाकी सब। मैनेजमेंट पे छोड़ के थर्ड पार्टी मतलब? मतलब जैसे क्रेडिटर, डेटर्स, बैंक। हाँ, तुम ऐसे कह सकते हो, जैसे हम सही कहा कि एश्योरेंस मतलब हमें उस पर एश्योरेंस देनी है, जैसे फ्रॉड, जैसे हम ड्यू डिलिजेंस करते हैं, उस पर हम ऐसे सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रॉपर पे नहीं करते, लेकिन हमें एश्योरेंस प्रोवाइड करनी होती है ड्यू डिलिजेंस में कि हमें ट्रू एंड करेक्ट या फिर जो भी उनको एश्योरेंस देनी होती है वो अप्लाई हो रही है कि नहीं। तो जैसे अगर मैं इसको गूगल पे करूँ तो, अगर थोड़ा बहुत अभी चलो प्रैक्टिकली भी अगर चले तो, ऐसे ही रिपोर्ट वगैरह कुछ हो तो ऐसे ही रिपोर्टिंग, यूजर मैनुअल, एक बार रिकॉर्डिंग पोस्ट कर दूँ 1 सेकंड के लिए, देते हैं यार। हाँ, चलो देखते हैं स्कोप ऑफ आईएससी, मतलब क्या लिख रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ एश्योरेंस एग्रीमेंट किसको होता है, डील विद द एश्योरेंस एग्रीमेंट अंडरटेकन बाय प्रोफेशनल इन पब्लिक प्रैक्टिस टू प्रोवाइड अ रिपोर्ट फॉर यूजर by user entities and their auditors on control that service organization that provides the service to user entities that is likely to relevant to user। ठीक है, ये तुम्हारा एस 400 में कवर होता है, 402 मतलब उन सीरीज में, तुम्हारे अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा बहुत देख लेते हैं किस पे अप्लाई होता है ऑब्जेक्टिव स्कोप। इंटरनेशनल फ्रेमवर्क दैट एश्योरेंस एग्रीमेंट में भी है रीजनेबल एश्योरेंस, देखो क्या लिख रखा है, एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या हो सकती है, मे बी अ रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट और अ लिमिटेड एश्योरेंस, मतलब लिमिटेड भी, जैसे हमने मैंने बोला था कि रीजनेबल है लिमिटेड दोनों, मतलब उसका मॉडरेट वगैरह उसी को कहते हैं, मे बी आइदर एश्योरेंस में तो डायरेक्ट रिपोर्टिंग। ठीक है, अब जैसे जैसे अब इसके केस में जो भी जैसे इन्होंने टर्म डिफाइन की थी यूजर एंटिटीज वगैरह, तो उसके केस में अगर तुम बात करें, जैसे अगर तुम ऐसे बेयर एक्ट भी पढ़ते हो ना, तो जैसे उसमें स्पेसिफिक वर्ड बता रहा हूँ है उसका मीनिंग उसके लिए क्या है, इंटरनल ऑडिटर रिपोर्टिंग डिस्क्रिप्शन, सर्विस ऑडिटर एश्योरेंस रिपोर्ट कन्वेज रिजनेबल एश्योरेंस हो गया, सर्विस ऑडिटर कौन है ये रहा, जैसे a professional accountant in public who at request of service organization, अब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कौन है, a third party that are likely to relevant to users entity internal control and it is related to financial reporting। ये तुम्हारा ऐसे फॉरेन है, तभी तुम्हारे अभी वो सिलेबस में इतना कवर नहीं है, इससे मोस्टली उससे रिलेट कर रहा अभी तक जितना मैंने पढ़ा उस बेसिस पे। तो ये हो गया, और एसआरएस क्या होता है, अप्लाई टू एंगेजमेंट, अप्लाई टू एग्रीड अपॉन प्रोसीजर टू विच इंफॉर्मेशन अदर रिलेटेड एंगेजमेंट और कंप्लायंस अप्लाई नहीं होती, मतलब रिलेटेड वो एंगेजमेंट वगैरह होगी जहाँ पे मतलब कोई अदर देन ये ऊपर वगैरह छोड़ के, रिलेटेड इनको छोड़ के हम जो भी अगर अदर कोई सर्विस एग्रीमेंट एंगेजमेंट्स करते हैं तो वहाँ पे अप्लाई होते हैं ये सारे। तो ये हो गया। चौथा वाला क्या था, अदर देन रिलेटेड कंप्लीशन मतलब? क्या? अरे अदर रिलेटेड चौथा एस सर्विसेज आर जैसे एस। हमको, हाँ स्टैंडर्ड ऑन रिलेटिव रिलेटिव सर्विसेज, मतलब स्टैंडर्ड ऑन रिलेटिव, तो ये होता है ये रिलेटेड सर्विसेज। तो ये क्या लिख रखा है, अदर सर्विसेज एंगेजमेंट, मतलब अदर सर्विसेज को हम रिपोर्ट दे रहे हैं, मतलब कोई अब हमको ये हिस्टोरिकल कोई स्टेटमेंट वगैरह नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, अदर देन जैसे रिलेटेड पार्टी भी हमने कोई रिपोर्ट दे रही होगी, मतलब कोई एंगेजमेंट डिपेंड करता है हम किस पे रिपोर्ट वगैरह अपनी एश्योरेंस दे रहे हैं किस पे, वो डिपेंड करता है। जैसे अगर तुमने इसका भी थोड़ा अगर चलना होता है एस आर एस, तो मैंने भी ऐसे नहीं देख रखा, स्टैंडर्ड जोन रिलेटेड वाला देख जो लेते हैं। रिलेटेड पार्टी आएगी, मतलब रिलेटेड पार्टी वगैरह, वो तो थर्ड में आ जाएगी ना, क्या? एश्योरेंस एंगेजमेंट। क्यों? एस ए ई और एस आर एस में फर्क समझ नहीं आ रहा, एस ए ई और एस आर एस में। अच्छा, एस ए ई वर्सेस एस आर एस, चलो इसमें तो नहीं आएगा, चलो अपनी थोड़ी डिटेल करते हैं। क्या कहा था तुमने पहले, चलो एक बार एस आर एस देखते हैं, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज।
चलो ज़्यादा को लाइक IC.org ये रहा। चलो इसमें भी थोड़ा देख लेते हैं ऊपर क्या लिख रखा है। Professional SRS is established standard guiding to the auditor professionals for when an engagement to perform agreed upon procedure regarding financial information undertaken on the form and extent of report that the auditor issued in connection with the engagement. ठीक है, in engagement to perform agreed with the auditor is देखो क्या लिख रखा है ये स्टार्टिंग पे an engagement to perform agreed upon procedure मतलब ये पहले से प्रोसीजर मतलब ये आगे आते हैं कि तो मैं मतलब किस पे मतलब हमें ऑडिट मतलब रिपोर्ट इशू कर रही है। द ऑडिटर इज एंगेज बाय द क्लाइंट टू इशू रिपोर्ट ऑन द फैक्चुअल फाइंडिंग बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड प्रोसीजर मतलब कोई हमें स्पेसिफाइड मैटर पे हमें रिपोर्टमेंट अगर हमें करने की आ रही है। जैसे एग्जांपल भी दे रखा है क्या एन एंगेजमेंट टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में रिक्वायर ऑडिटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक प्रोसीजर सर्टेन स्पेसिफिक मतलब कंटेनिंग इंडिविजुअल आइटम ऑफ फाइनेंशियल डाटा। जैसे तुम जैसे क्रेडिटर जैसे अकाउंट पेबल कह रहे थे ना वो यहाँ पे आता है ये रहा। और इवन अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे तुम यहाँ गलत हो रहे थे ना कि जैसे यहाँ पे अगर वो उसमें कवर होता है कि नहीं वहाँ पे तो हमने जैसे हमने पढ़ रहे हैं कि ऑडिट ही किसी और के पास है। जैसे हम जैसे ऐसे वाला आया था कि जैसे उसमें क्या था तुम्हारे ऐसे 400 सीरीज में होता है कि मान लो जैसे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक एंटिटी दूसरी एंटिटी को अपॉइंट कर लेती है एज एन ऑडिटर कि मान लो मैंने मतलब मैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हूँ मैंने तुम्हें ऑडिटर एज एन ऑडिटर अपॉइंट कर लिया और तुम भी मतलब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन थी तुम भी किसी ऑडिटर मतलब तुमने भी किसी और फर्म की मतलब ऑडिटर वो कर लिया उसको एक्सेप्ट। जैसे ये पीछे चलते हैं पा ये सर्विस अ थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू यूजर एंटिटी। यूजर एंटिटी क्या होती है किसको यूजर हम क्या पढ़ते हैं एन एंटिटी दैट यूजेस अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। इसने ऊपर वाला रेफरेंस दे दिया कि एन एंटिटी दैट यूजेस अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये एक दूसरे से रिलेट करती है मतलब एक दूसरे को सर्विसेज दे रही है और एक दूसरे को दे रही है। A third party organization that provides the services to user entities that are likely to be relevant to user entity internal control। मतलब हमने एक इंटरनल कंट्रोल की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जैसे कोई यूजर एंटिटी को। जैसे मैं मेरी फर्म थी मैंने मुझे की फर्म थी कि वो हम मेरे इंटरनल कंट्रोल को चेक करेगी तो मेरे इंटरनल कंट्रोल को चेक कर रही है तो जैसे वो उन चेकिंग पे मतलब जैसे इंटरनल कंट्रोल की जनरली चेकिंग पे ये एसए इस वाला अप्लाई हो जाएगा कि इंटरनल कंट्रोल वाले पे तो मतलब हमने एश्योरेंस एंगेजमेंट है तो इंटरनल कंट्रोल मतलब फाइनेंशियल से भी इफेक्ट करेगा तो वो उसके लिए हो गया। अब क्या था कि स्टैंडर्ड ऑन अदर इंश्योरेंस मतलब अदर ये था एसआरएस था रिलेटेड सर्विसेज मतलब जो हमारे फाइनेंशियल से रिलेट करता है। जैसे क्या फाइनेंशियल डाटा अकाउंट्स पेबल अकाउंट जैसे वो डेटर्स क्रेडिटर्स परचेजेस वगैरह सेल्स प्रॉफिट मतलब जो हमारे फाइनेंशियल से रिलेट करता है उस पे होती है ये एसआरएस। ये देखो क्या लिख रखा है एसआरएस इज डायरेक्टली टुवर्ड्स एंगेजमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब उससे रिलेटेड करती है मतलब उससे रिलेट मतलब जैसे हम कोई स्पेसिफिक उस पे जा रहे हैं तो वहां पे होता है ये वाला। चलो आज का भी 40 मिनट का सेशन हो गया। किसी को